जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे राधा कृष्णा भक्ति कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती पर बात करने जा रहे हैं। जब भी कोई महाभारत की बात करता है तो आज का युवा एक सवाल जरूर पूछता है, यह केवल कहानी है या सच में ऐसा हुआ था? आज हम आपको कहानियों से नहीं बल्कि ठोस सबूतों से मिलाएंगे। क्या सच में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी? क्या उस भयंकर युद्ध के आज जमीन पर निशान मौजूद हैं, या वैज्ञानिकों के एक कंकाल मिले थे जो रेडिएशन से प्रभावित थे? आज हम भारत की 7 असली जगहों पर यात्रा करेंगे जो महाभारत के जीवित सबूत हैं। यह कथा आपकी धारणा को हमेशा के लिए बदल सकती है। महाभारत का सबसे बड़ा और पहला सबूत हमें उस जगह पर मिलता है जहां महासंग्राम लड़ा गया, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। कथा और मान्यता। कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन 18 दिन के युद्ध के बाद यह रक्त क्षेत्र बन गई थी। मान्यता है कि लाखों वीरों ने रक्त से यहाँ मिट्टी हमेशा के लिए लाल हो गई थी। वैज्ञानिक की खोज, तर्क। जब यहाँ की खुदाई करते हैं तो उन्हें मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा असामान्य रूप से ज़्यादा मिलती है। यह आयरन लोहा कहाँ से आया? माना जाता है कि यह लाखों सैनिक के हथियार, भाले, रथों के लोहे और शरीर से निकले रक्त के कारण मिट्टी में मिल गया। आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में वह लालपन मौजूद है जो हमें उस भयानक रक्तपात की याद दिलाता है। ब्रह्म सरोवर दूसरा सबूत है। ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर। कथा और मान्यता। ये वे पवित्र कुंड है जिनके जल में पांडवों और अन्य योद्धाओं ने युद्ध से पहले और बाद में स्नान किया था। ब्रह्म सरोवर एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित कुंडों में से एक है। वैज्ञानिक की खोज और तर्क। आधुनिक महत्व। इन सरोवरों का निर्माण और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी प्राचीन भारत की उन इंजीनियरिंग को दर्शाती है। इस सरोवर का जल कभी सूखता नहीं और माना जाता है कि इन संबंध 7 पवित्र नदियों से है। युवाओं के लिए सीख। ये सरोवर केवल धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि प्राचीन जल प्रबंधन और सिविल इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट उदाहरण है। भाग सबूत नंबर 3। जलमग्न द्वारका और सबसे रोमांचक और वैज्ञानिक पहलू। समुद्र में डूबी हुई द्वारका नगरी। कथा और मान्यता। जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तो द्वारका नगरी जो उन्हें विश्वकर्मा के पास साथ मिलकर बनाई थी, समुद्र में समा गई। सबसे बड़ा सबूत, तारीख और खोज। 1980 के दशक से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIO ने द्वारका के पास समुद्र में कई बार खुदाई की। उन्हें पानी के नीचे एक पूरी तरह से शहरी संरचना मिली। बड़ी बड़ी दीवारें, चौकोर पत्थर के ब्लॉक और 5000 साल पुरानी मिट्टी के बर्तन। युवाओं के लिए व्याख्या। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि अवशेष ईसा पूर्व 1500 से 3000 के बीच की है। यह सीधे तौर पर महाभारत काल से जुड़ा है। आज कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि श्री कृष्ण द्वारका नगरी समुद्र में मौजूद है। महाभारत के ब्रह्मास्त्र और अन्य विनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग का वर्णन, जिसका प्रभाव परमाणु। सबूत नंबर 4।
मोहनजो द्वारा दारों के कंकाल और विकरण। कथा और ब्रह्मास्त्र का जिक्र हुआ। महाभारत में ब्रह्मास्त्र और अन्य विनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग का वर्णन जिसका परमाणु विस्फोट जैसा हुआ। मोहनजो दारों की खुदाई में वैज्ञानिक को ऐसे मानव कंकाल मिले जो बीच सड़क पर अचानक से गिरे हुए थे, जैसे उन पर कोई आकर्षण और भयंकर ऊर्जा आई। इन कंकालों में सामान्य से अधिक रेडियोधर्मी तत्व पाए गए थे। क्या यह कंकाल उस प्राचीन युद्ध के गवाह थे जब किसी भयानक ऊर्जा विस्फोट जैसे ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया हो? 5 और 6 सबूत नंबर 5 और 6 भीम की गदा के निशान और ज्योतिर्लिंग। भीम की गदा का निशान जो है इतना विशाल और शक्तिशाली था कि जब भी वह जमीन पर प्रभाव करते थे वहां से गड्ढे गड्ढे बन जाते थे। यह वह जगह थी जहां दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की साजिश की रची थी। उत्तर प्रदेश के बरनाला में आज भी खुदाई के दौरान ऐसी सुरंगें मिलती हैं, बताती है कि पांडवों को बचाने के लिए उस समय एक जटिल निर्माण किया गया था। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज में ऐसे विशाल गड्ढे और चट्टानें मिलती हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे भीम की गदा या किसी अन्य विशाल अस्त्र के निशान हैं, जो हमें समय के विशालकाय योद्धाओं की शक्ति की याद दिलाती है। महादेव की उपस्थिति काशी वाराणसी भाग नंबर 6। यह माना जाता है कि महाभारत युद्ध का केंद्र होने के बावजूद भी भगवान शिव का निवास काशी अप्रभावित रहा। वैज्ञानिक और धार्मिक प्रभाव काशी या वाराणसी दुनिया की सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। युद्ध और विनाश के बावजूद इनका बने रहना ही एक सबूत है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक विनाश से भी ज़्यादा रहस्यमयी होती है। काशी की निरंतरता ही महाभारत काल की आध्यात्मिकता को जीवित मानती है। 7 ज्योतिर्लिंग और अंतिम निष्कर्ष। राम सेतु के पत्थर याद होंगे दोस्तों आपको। कथा और मान्यता। हालांकि राम सेतु रामायण काल का है, लेकिन यह महाभारत काल का भौगोलिक संबंध है। यह सिद्ध करता है कि नासा की तस्वीरें राम सेतु सैटेलाइट तस्वीरें दर्शाती है कि यह भारत और श्रीलंका के बीच मानव निर्मित ढांचा हो सकता है। यह एक साबित करता है कि प्राचीन भारत में आध्यात्मिक उन्नत इंजीनियरिंग मौजूद थी, जो द्वारका और युद्ध की घटनाओं को विश्वसनीय बताती थी। अगर राम सेतु संबंध था तो द्वारका नगरी का निर्माण और उनका जलमग्न भी होना भी संभव है। आज के युवाओं मित्रों, हमने 7 सबूत देखे जो जमीन, समुद्र और विज्ञान के माध्यम से महाभारत की सच्चाई का मुहर लगाते हैं। महाभारत को अब सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं बल्कि हमारा असली इतिहास माना जाता है। आज की पीढ़ी को हर बात पर सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सबूतों को देखकर सत्य को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी होता है। महाभारत का सबसे बड़ा जीवित सबूत है भगवत गीता। यह किसी जगह पर नहीं है बल्कि आपके अंदर मौजूद है। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी हमें याद दिलाती है कि धर्म की रक्षा के लिए बड़ा बलिदान देना पड़ता है। द्वारका का जल हमें सिखाता है कि अहंकार और विनाश का अंत महाभारत केवल स्थानों के भौतिक सबूतों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि इसके समय और तारीखों को लेकर भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं। ज्योतिषीय
खगोलीय प्रमाण, महाभारत के युद्ध की शुरुआत और अंत तारीखें, पात्रों के जन्म के समय यह तक कि भीष्म पिता के सूर्य के उत्तरायण होने पर प्रतीक्षा करने का विवरण हमें ग्रंथों में बहुत विस्तार से दिया गया है। कई आधुनिक वैज्ञानिक और खोजियां महाभारत के विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियां का अध्ययन किया गया है। बालकृष्ण, डॉक्टर एस बालकृष्ण, डॉक्टर पीवीवी वर्तन जैसे शोधकर्ताओं ने शक्तिशाली सॉफ्टवेयर का उपयोग करके गणना की है। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि घर्षित खगोलीय घटनाएं एक निश्चित समय अवधि जैसे ईसा पूर्व 3100 में वास्तव में हुई थी। यह किसी भी कहानी को सच साबित करने का सबसे बड़ा मजबूत वैज्ञानिक तरीका है। जब तारे और ग्रहण बताते हैं कि घटना हुई थी तो आप उसे कल्पना नहीं कह सकते। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का जिक्र महाभारत में कई बार आता है। यह वह पवित्र नदी है जो कुरुक्षेत्र की भूमि के पास बनती है। भूवैज्ञानिक के अनुसार सरस्वती नदी लगभग 4000 साल पहले सूख गई थी। यह धरती नीचे चली गई थी। यदि महाभारत 5000 साल पहले हुई थी तो उस समय नदी बहती थी, लेकिन बाद के ग्रंथों में इसका कम जिक्र मिलता है। हाल के उपग्रह चित्रों ने जमीन के नीचे सूखे हुए नदी मार्ग की पुष्टि की है, जो सरस्वती नदी की अस्तित्व और सिद्ध करता है। सरस्वती नदी का अस्तित्व और उसका सूखना महाभारत काल का समय रेखा टाइमलाइन की ओर भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। यह भूगोल का वह सबूत है जिसे आधुनिक तकनीकी भी स्वीकार करती है। हमें ऐसे आश्चर्य प्रमाण देखे जो बताते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि इतिहास का एक सत्य है। खोजो मत, अध्ययन करो। अब आपको यह खोजने की जरूरत नहीं है कि महाभारत सच है या झूठ है। अब आपको यह अध्ययन करना है कि क्यों महाभारत हुआ और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। हमें ग्रंथों में छिपा वैज्ञानिक ज्ञान केवल सबूत नहीं बल्कि भविष्य के लिए समाधान है। एक जिम्मेदार उत्तरधारी बनो। कुरुक्षेत्र के सबूत में हमें बताते हैं कि युद्ध पर परिणाम विनाश होता है। ब्रह्मास्त्र, परमाणु हथियार दोनों ही भयानक है। आज की युवा पीढ़ी ही हमारे विज्ञान, हमारे मूल्यों की अगली पीढ़ी है। महाभारत का असली जीवित सबूत न तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी में है, न ही द्वारका का पत्थर। महाभारत का असली प्रमाण हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा मन। आपका विवेक ही वह धर्म क्षेत्र है जहाँ हर पल धर्म अधर्म युद्ध चलता है। आपने ज्ञान को केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित मत रखो। अपने इतिहास को पहचानो, अपने धर्म को समझो और सबसे जरूरी अपने मन के कुरुक्षेत्र को हमेशा धर्म की जीत सुनिश्चित करो। महाभारत केवल युद्ध क्षेत्रों तक सीमित नहीं था। यह पूरे प्राचीन भारत की भूगोल का और ज्ञान प्रणाली का एक रिकॉर्ड है। महाभारत की कथा में भारत के कई प्राचीन स्थानों और नदियों और पहाड़ों का उल्लेख है। महाभारत में नदियों और क्षेत्रों के नाम जैसे पंचाल, मत्स्य और मगध आज भी मिलते हैं। यह उनके प्राचीन नाम अभिलेखों की सुरक्षित है। कथाओं में वर्णित स्थानों के बीच की दूरी, उनकी भौगोलिक विशेषताएं इतनी सटीक है कि यह सिद्ध होता है कि लेखक वेद व्यास को पूरे उपनिषद का गहरा भौगोलिक ज्ञान था।
किसी साधारण कहानी से में इतना विस्तृत और सटीक विघोल नहीं दिया गया है। यह दर्शाता है कि यह ग्रंथ एक ऐतिहासिक अभिलेख था जिसे हमें समझना चाहिए। युद्ध के दौरान भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा घायल हुए थे। उनके घाव का इलाज अत्यंत चिकित्सा पद्धतियों से किया जाता था। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा सर्जरी का ज्ञान बहुत उन्नत था, जैसे सुरक्षित संहिता में भी दर्ज है। महाभारत पात्रों को युद्ध के बाद शीघ्र ठीक करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली जड़ी बूटियों और इलाज का उपयोग किया जाता था। संजीवनी का अर्थ होता है जीवन देने वाली औषधि। यह केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि ऐसे हर्बल योगों का प्रमाण होता है जो आज के ट्रॉमा केयर जैसे रिजेनेटिव मेडिसिन से मिलते जुलते कुछ इस तरह से हैं। महाभारत के प्रमाण हमें यह भी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने के पास केवल विनाशकारी ब्रह्मास्त्र नहीं थे, बल्कि वे मानवता के को बचाने वाले अविश्वसनीय चिकित्सा शक्ति में भी स्वामी थे। अंतिम संदेश हम आप सबको देना चाहेंगे। आज की युवा के लिए बहुत जिम्मेवारी वाला संदेश है। प्रिय युवाओं मित्रों, हमने 11 ऐसे अध्याय सुने, प्रमाण देखे जो सिद्ध करते हैं कि महाभारत एक इतिहास नहीं, जिसे विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान दोनों ने दर्ज किया है। एक इतिहास था जो दोनों ने दर्ज किया है। विज्ञान अध्यात्म अलग नहीं है। हमारा इतिहास बताता है कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक वही है जो सबसे बड़ा योगी था, वेद व्यास। ज्ञान चाहे वह खगोल का हो, आयुर्वेद का हो या धर्म ग्रंथों में पवित्र रूप में दिया गया हो, आप इस महान ज्ञान को समझता और उत्तरधारी हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी जड़ों से मिलकर इस ज्ञान को केवल खोजो नहीं, बल्कि इसे आधुनिक तकनीकी के साथ जोड़कर मानवता की सेवा करो। कुरुक्षेत्र की मिट्टी से लेकर द्वारका के पत्थरों तक हर प्रमाण हमें एक बात ही बताता है, सत्य सनातन है, धर्म ही विज्ञान है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।